बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। So this is our lecture number 3 on chapter number 17, Advent of Modern Physics, and this lecture I am going to discuss the problems on the photoelectric effect and all BIE के past problem of that topic. So class, these are the numericals which I am going to solve in this chapter. It contains almost as you can see 17 numericals in this chapter and formula of resistivity, sensitivity, resistance, shunt resistance and high resistance. So class, these are the numericals which I am going to solve in this chapter. It contains almost as you can see 17 numericals in this chapter and formula of resistivity, sensitivity, resistance, shunt resistance and high resistance. So these are the problem which I am going to solve in the lecture number 3. It contains almost 7 numericals, where numerical 12 and 13 are also very common and almost same, having same values. And problem number 18 is quite difficult. I will discuss this problem in the end of this lecture, and it is like a reasoning question. Okay, now in the starting I am going to explain this photoelectric effect and its graph, so that you can understand the how photoelectric effect will be occurred. So here you have a diagram of evacuated glass tube having two electrodes. We call it plate C as a cathode plate and plate A as an anode plate, because in the initially they are connected with the negative and positive terminal of a battery. Okay, so when incident light having potential V, when plate C is illuminated by any light of suitable frequency, having frequency greater than the threshold frequency of a material, then electrons are ejected out from that material, which is received by the plate A having positive potential, and the amount of current is flowing in the ammeter और दी मिली एमीटर गैल्वानोमीटर. तो यहाँ पे जैसी लाइट हम शाइन कराते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जिसमें से रेड वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है. तो 4 इलेक्ट्रॉन ने जो करंट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने उसको लिख दिया है, करंट कितना मिल गया हमें 4 एम्पियर या 4 मिली एम्पियर हमें करंट मिल गया. ओके, तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराएं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना शुरू हो जाए. सो वी कॉल इट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So the emission of negatively charged particles, फोटो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फोटोन की वजह से, उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी. वैसे तो किसी भी लाइट से हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो मटेरियल का वर्क फंक्शन उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा. Similarly, in this diagram, the origin of threshold frequency. What is threshold frequency? Threshold frequency is a frequency जिससे कम अगर आपकी एनर्जी आए, फोटोन की एनर्जी, जैसे यहाँ पे लाइट जो शाइन करा रहे हैं मेटल प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो रहे. इसका मतलब इस मटेरियल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी को जब हम फ्रीक्वेंसी की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस मटेरियल के पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेटिंग, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो हर मटेरियल की ये एक डेटा होता है कि इसकी वर्क फंक्शन है, इतनी एनर्जी पे ये आयोनाइजेशन स्टार्ट करेगा.
या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, उसी की जब हम फ्रीक्वेंसी फॉर्म बनाते हैं तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक रेंज कहलाती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी इसको चाहिए लाइट की, इससे कम होगी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो बनी हुई है उससे कम है। सो द इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। अब यहाँ पे देख लें आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है F0 से, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं और करंट हमें मिल रहा है। Now I am discussing the effect of intensity. Intensity means if we increase the amount of light, then what happens? अगर हम amount of light को बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसको हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 4 फोटोन यानी एक रेड बल्ब हमने लगाया हुआ है जिसमें से 4 फोटोन निकलना है, तो ये 4 फोटोन में ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट कर दिया, इजेक्ट आउट कर दिया। ठीक है, इससे हमें जो करंट मिला मान लेते हैं वो एग्जाम्पल 4 एम्पियर करंट था। अगर हम यही एक रेड बल्ब की जगह 2 रेड बल्ब लगा रहे हैं ऑफ ईच 10 वॉट्स, यानी इनकी इंटेंसिटी सेम है, हमने क्या बढ़ा दी यहाँ पर, इनकी अमाउंट बढ़ा दी। इफ़ यू इंक्रीज दी नंबर ऑफ फोटॉन्स और द अमाउंट ऑफ बल्ब, सो बेसिकली वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, डबल कर दें, तो अब क्या होगा, 4 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमें करंट मिला वो कितना मिल रहा है, 8 एम्पियर। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो उससे जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करेंगे, तो करंट तो बढ़ रहा है, इंटेंसिटी से हमारे पास करंट की अमाउंट तो बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं बढ़ रही। So by increasing the intensity, number of photon of incident light and the number of emitted electron and hence current also increases. By keeping frequency constant, यहाँ पे frequency मैंने constant रखी यानी कि रेड लाइट रेड बल्ब यूज़ किया है तो दोनों बल्ब रेड ही हैं, ये नहीं कि एक ब्लू बल्ब यूज़ किया हो एक रेड यूज़ किया हो, तो frequency is constant. But the kinetic energy of emitted electron and stopping potential remain almost same. सो नाउ अब हमने यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर दिए। लास्ट डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने प्लेट सी से प्लस पोटेंशियल दिया हुआ था, अब हमने प्लेट सी को नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे और उनकी ताकत या उनकी एनर्जी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि किस पोटेंशियल पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाए, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये देखें अभी हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी पे कलेक्ट नहीं हो पा रहा। नतीजे में जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही कलेक्ट नहीं होगा तो करंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब करंट ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुँच पा रहा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, तो उस पर जो हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल रेड लाइट के लिए हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है -3 वोल्ट। ठीक है, तो इसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं कि रिवर्स और नेगेटिव पोटेंशियल एट विच करंट फ्लो बिकम ज़ीरो और नो फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड ऑन दी एनोड प्लेट। इस प्लेट का नाम हमने पहले एनोड रखा हुआ था तो हम इसको एनोड प्लेट ही कह देते हैं। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी नॉट। और इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशन आता है के ई मैक्स इजिकल टू ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई वी नॉट के बराबर है। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल -3 से -2 देते तो हो सकता है कि 8 में से 2-3 इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंच जाते और करंट हमें 8 एम्पेयर की जगह 2 एम्पेयर मिल जाता, लेकिन इस वैल्यू पर -3 वोल्ट पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा, यानी करंट ज़ीरो हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका ताल्लुक डायरेक्ट किससे होता है, मैक्सिमम रफ्तार से आने वाले इलेक्ट्रॉन से होता है।
नाउ द लाइट इंटेंसिटी ग्राफ। अब हम लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ देखते हैं। इट हैज़ थ्री थिंग्स। पहले हमने प्लेट पे जब पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ था उसको हम यहाँ एक्स एक्सिस पे मानेंगे। वाई एक्सिस पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन जो कलेक्ट हो रहे हैं उससे मिलने वाला करंट होगा, और माइनस एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि जब हम प्लेट्स का पोटेंशियल अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो जब प्लेट का पोटेंशियल प्लस था हमने एक बल्ब लगाया, उस पर हमें करंट मिला 4 एम्पियर। ठीक है, फिर हमने दो बल्ब लगा लिए तो उनके दो बल्ब से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई थी, क्योंकि फोटॉन्स बढ़ गए थे, उससे हमें मान लेते हैं मिल गया कितना करंट, 6 एम्पियर। फिर जब हमने 3 बल्ब लगाए तो वहाँ पे हमने उनकी जो इंटेंसिटी है वो 30 वाट्स हो गई, क्योंकि हर बल्ब की इंटेंसिटी जो है वो 10 वाट्स है पावर। तो पावर बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी इज़ दी एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और द पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। तो 3 बल्ब से देख रहे हैं आप लाइट थोड़ी सी थिक होती जा रही है। ग्राफ को मैंने थोड़ा सा थिक किया है। इसकी इंटेंसिटी हो गई 8 एम्पियर। तो ये तो कहानी थी जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ था प्लेट सी पर या एनोड प्लेट पर। अब जब आप उसमें रिवर्स पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे, तो पता ये चला कि सारे के सारे यानी कि एक बल्ब से आने वाले इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी का रिलेशन करंट से क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, लाइट की अमाउंट बढ़ाई, 20 वोट 30 वोट 10 वोट से 30 वोट्स पर गए तो अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ने लगा। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको रिवर्स पोटेंशियल में देखा तो एक बल्ब से आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो -3 वोल्ट पे रुक गए। अब क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि एनर्जी का ताल्लुक जो है वो इंटेंसिटी से है, लेकिन यहाँ पे ये बात साबित नहीं हो पा रही थी। 6 वोल्ट यानी कि 2 रेड बल्ब लगाए तो भी उनको जो एनर्जी देनी पड़ी वो -3 वोल्ट पे सबके सब रुक गए। हालांकि दो जो हमने रेड बल्ब लगाए थे उससे आने वाले इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो उनको एनर्जी ज़्यादा देनी चाहिए थी रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। सिमिलरली जब हमने 3 बल्ब लगाए तो पता चला कि 3 बल्ब से आने वाले 8 या 100 या 12 फोटोन जो हैं उनको भी -3 वोल्ट दिया तो उनका पोटेंशियल भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, कोई भी प्लेट पर नहीं आ पा रहा था। तो -3 वोल्ट पर इन सब का करंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जो कि क्लासिकल थ्योरी कहती थी, वो बात यहाँ पर साबित नहीं हो रही। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ गया, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ताकत या एनर्जी नहीं बढ़ी। अगर ये बात सही साबित होती तो यहाँ होना ये चाहिए था कि एक बल्ब के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें कम पोटेंशियल देना पड़ता और 2 बल्ब के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें उससे ज़्यादा पोटेंशियल देना चाहिए था, और 3 बल्ब को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता। ये बात अगर यहाँ साबित होती तो हम इस रिलेशन को सही मान लेते। तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर आइंस्टाइन ने इसको बताया कि एनर्जी का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी से है, जो कि मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद रख दी थी उस वक्त तक, और वो बात फिर सही साबित हुई। Okay, now in this slides I am going to discuss the effect of frequency. So frequency का मतलब हम लाइट की जो है वो कलर को चेंज करेंगे, यानी कि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो आप देखें नीचे वाली डायग्राम में हम रेड लाइट जो कि 10 वाट का बल्ब है उसको शाइन करा रहे हैं मटेरियल पे, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इससे हमें करंट कितना मिल रहा है, 4 एम्पियर। ठीक है, अब इसी मैकेनिज़्म को हम ऊपर वाले डायग्राम में देखें। ऊपर वाली डायग्राम में हम इसी प्लेट के ऊपर ब्लू लाइट को शाइन कराएंगे, देन व्हाट हैपन्स। तो यहाँ से भी 4 फोटोन आए ब्लू लाइट के और इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। लेकिन यू कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन बोथ डायग्राम, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बाय द ब्लू लाइट इज़ क्वाइट ग्रेटर। ब्लू लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है वो कुछ ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू दी रेड लाइट। हालांकि वो भी 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो करंट तो 4 एम्पियर मिल रहा होगा, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी होगी।
तो यहाँ पे बात साबित हुई कि एनर्जी का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी से है, नॉट विद द इंटेंसिटी। अब हम इनके पोटेंशियल को रिवर्स करके इनको रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ इन दिस डायग्राम आई एम डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल देख रहे हैं रेड बल्ब से। तो रेड बल्ब को जब हम रेड लाइट को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, प्लेट सी पर देख लें आप, नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। तो -2 वोल्ट पे पता चला कि रेड लाइट के 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, जिसकी वजह से करंट मिला उसको 1 एम्पियर, और सारे इलेक्ट्रॉन नहीं रुक पा रहे। अब हम इनके रेड लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हमने जब -3 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए रेड लाइट के। ओके, यानी करंट कितना हो गया 0। तो रेड लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, -3 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम रेड इलेक्ट्रॉन की, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रेड लाइट के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें -3 वोल्ट देना पड़ा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। अब इसी चीज़ को हम चेक करेंगे कि ब्लू लाइट को भी अगर हम -3 वोल्ट दें तो ब्लू लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं, यानी करंट 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इस बात को अब हम ब्लू लाइट से कंपेयर करेंगे। तो अब देखते हैं ब्लू लाइट को जब हमने -3 नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो पता ये चला कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन नहीं रुक पाए। 4 में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रुक पाए, बाकी 2 प्लेट तक पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ करंट मिला 2 एम्पियर। तो इससे बात जाहिर हो गई कि ब्लू लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास ताकत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ चेंज की थी, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम थी और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है। तो ब्लू लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू -3 से ज़्यादा होगी, हो सकता है -4 वोल्ट हो, जिस पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए। अब यहाँ पे हम ब्लू लाइट के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए -4 पोटेंशियल दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, यानी करंट कितना हो गया 0। रेड लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया था -3 वोल्ट, तो ब्लू लाइट के लिए ज़्यादा आया। तो इससे बात साबित होगी बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों बढ़ जाएंगे बाय कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। देखिए इंटेंसिटी हमने यहाँ कांस्टेंट रखी थी क्योंकि रेड बल्ब भी हमने 10 वाट का लिया था और ब्लू बल्ब भी 10 वाट का लिया है। रेड बल्ब में से भी मिसाल के तौर पे 4 फोटोन निकलने हैं और ब्लू बल्ब में से भी कितने निकलने हैं, 4 फोटोन निकलने हैं। ओके, लाइट फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो हम इनका फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएंगे जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वाई एक्सिस पे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक का करंट आ जाएगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल की आएगी। तो यहाँ पे अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो जब हमने रेड लाइट यूज़ की, ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट, सब बल्ब की जो हमारे पास पावर है वो 10 वॉट्स है, यानी कि इंटेंसिटी सेम है। तो रेड लाइट में से भी 4 फोटोन आ रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ग्रीन से भी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 फोटोन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ब्लू से भी 4 फोटोन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो करंट तो सबका सेम रहेगा, रेड का भी, ग्रीन का भी और ब्लू का भी। ये तीनों लाइनें बिल्कुल ओवरलैप हैं, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा सा इनको मैंने अलग अलग कर दिया है। इनसे करंट कितना मिल रहा है आपको 4 एम्पियर, यानी कि इंटेंसिटी आपने जब फ्रीक्वेंसी चेंज की इंटेंसिटी कांस्टेंट रखकर, तो करंट भी क्या रहा, कांस्टेंट। तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू की है, रेड से ज़्यादा ग्रीन की और ग्रीन से ज़्यादा ब्लू की। अब हमने रिवर्स पोटेंशियल में इनके इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की, तो रेड लाइट के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो -3 वोल्ट पे रुक गए। ग्रीन लाइट के जब इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया
तो वो सब रुके आके -3.5 पर, यानी उनमें एनर्जी ज़्यादा है, उनको रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा ताकत देनी पड़ रही है। सिमिलरली ब्लू लाइट के लिए हमें और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ा, जिसको हमने V03 या -4 वोल्ट कह दिया। तो यहाँ ये बात साबित हो गई कि रेड लाइट को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल या उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट, और इसने इस बात को साबित किया कि एनर्जी का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी से है, यानी कि रेड लाइट में एनर्जी कम है, ग्रीन में उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा ब्लू में है। और ये जो करंट यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, इसे हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। व्हेन करंट बिकम कांस्टेंट स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते भी जाएँ तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन निकलने, तो 4 के 4 को वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन करंट तो 4 एम्पियर ही रहेगा। इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पे एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से ज़ाहिर हुआ, और क्वांटम मैकेनिक्स का हमें और प्रूफ मिल गया कि लाइट यहाँ पर जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है, नॉट वेव नेचर। ओके, आफ्टर दिस आई एम डिस्कसिंग द इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड न्यूमेरिकल विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। सो द आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आइंस्टाइन ने जो इस मैकेनिज्म की इक्वेशन दी थी, ही सेड दैट द फोटोन इज डिवाइड इट्स एनर्जी इनटू टू थिंग्स, वर्क फंक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। फोटोन अपनी एनर्जी को दो चीज़ों में डिवाइड कर देगा। फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा मटेरियल में, तो कुछ एनर्जी जो है वो मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में निकल जाएगी, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और कुछ एनर्जी जो बचेगी उससे इलेक्ट्रॉन किसी रफ्तार से ट्रैवल करेगा और provide some necessary kinetic energy. So energy of photon is equal to the work function of a material plus kinetic energy maximum. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम मज़ीद, इनके दो फार्मूले और हैं। सो एनर्जी ऑफ फोटोन EP को हम hf भी लिख सकते हैं। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, f इज़ द फ्रीक्वेंसी। इन टर्म ऑफ वेवलेंथ इट विल बिकम hc/λ। ये थी इंफॉर्मेशन फोटोन की। सिमिलरली वेयर f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नाउ द सेकंड थिंग इज वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, hf0 एंड hc/λ0, वेयर f0 इज़ द थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द मटेरियल एंड λ0 इज़ द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल। एंड द थर्ड थिंग इज़ द एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन or kinetic energy of fastest electron. So kinetic energy is equal to half mv square, and kinetic energy is also is equal to E into stopping potential, where V0 is the stopping potential and Vmax is the speed of fastest electron. तो हम इस इक्वेशन 1 को तकरीबन 9 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। डिपेंड ये करेगा न्यूमेरिकल में कि हमें किस फॉर्मूले को किस शक्ल में ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर फोटोन की वेवलेंथ गिवन है तो फोटोन की इक्वेशन को आप hc/λ लिख देंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में गिवन है तो आप उसको eV0 लिख देंगे। ओके, नाउ नोट डाउन ऑल दीज फार्मूला केयरफुली। सो द बेसिक कंडीशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और द कंडीशंस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यहाँ बताया जाएगा कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या कंडीशन होती है, कब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका आकर हो सकता है। सो इफ़ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड और इमिशन कैन बी टेक प्लेस। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर दैन द वर्क फंक्शन। ये पहली कंडीशन है कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो ज़्यादा होगी मटेरियल के वर्क फंक्शन से, भले जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। इसी बात को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी कह सकते हैं कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मटेरियल then photoelectric effect can be observed. थर्ड फॉर्म इसकी वेवलेंथ फॉर्म है। वेवलेंथ की फॉर्म में क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस देन दी कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ फॉर द मटेरियल, क्योंकि वेवलेंथ का एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जितनी किसी लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
wavelength. यहाँ पे इनकी डिटेल्स हैं, where f is the frequency of incident light and lambda is the wavelength of incident light. f naught is the threshold frequency for material and lambda naught is the cutoff or threshold wavelength for material. Okay, and phi naught is the work function for material. तो ये सारी डिटेल्स अगर सेटिस्फाई होंगी, ज़्यादातर जो है हम पहली वाली कंडीशन को यूज़ करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन को, बट डिपेंड करता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करेंगे कि लाइट की फ्रीक्वेंसी मटेरियल की थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए. सो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर एनर्जी बराबर भी होगी तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन देन रिकम्बाइन हो जाएगा, इसलिए एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर होनी चाहिए ताकि उसको नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी भी मिल सके, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी कर पाए. Okay, now in this problem, a sodium surface is exposed to a light of wavelength 3 exponent minus 7 meter. If the work function of sodium metal is 2.46 electron volt, find the kinetic energy of the photoelectron and the cutoff wavelength. H is the Planck constant given and c is the speed of light. And this is the answer of this numerical. So first of all, in the data, so you have to search the data for the three things: for incident light, for material and for fastest electron. इन तीन चीज़ों का डेटा आपने पिक आउट करना होगा. इन तीनों चीज़ों की कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी. फॉर एग्जांपल हियर वी आर प्रोवाइड विद दी वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो लाइट की हमें यहाँ पे क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है, लाइट की एनर्जी गिवन नहीं है. ओके. सिमिलरली वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मटेरियल, वर्क फंक्शन 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल. जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई विद द चार्ज, with the magnitude of charge, that is 1.6 exponent minus 19, so it is converted into joule. And find the kinetic energy of photoelectron. So fastest electron की आपने kinetic energy find out करनी है. So you have to search for the three things: material data, incident photon data and fastest electron data. Okay, and h is the Planck's constant, c is the speed of light, and you can also find the cutoff wavelength over there. So in the diagram you are provided with a diagram in a vacuum tube having two plates, electrodes which are connected with the terminals of a battery. Okay, so when it is shined by light, electrons are ejected out and the fastest electron is the red one and I amount of current is flowing. सो दिस इज़ द मॉडल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रेड वाला है जो सबसे ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा है. डैट मीन्स इट इज़ इट्स इजेक्टेड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ अ मटीरियल. एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वेवलेंथ. Okay, now in the solution, so for Ke max, since we know that the equation of photoelectric effect is energy of photon is equal to work function plus kinetic energy of fastest electron or Ke max. So now according to data I will open this formula because we are provided with the wavelength of photons, so I can write photon energy in hc over lambda and work function is given over there, so I didn't open. वर्क फंक्शन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्क फंक्शन फाइंड आउट ही रहेगा और के ई मैक्स आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे सिर्फ हमें एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्मूले को ओपन करना पड़ा. इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा यहाँ पे कि जिस वैल्यू आपको जिस फॉर्म में गिवन है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन होती तो मैं एच सी ओवर लैम्डा भी यहाँ पे ओपन नहीं करता. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी रिक्वायरमेंट और इट्स डिपेंड अपॉन डेटा कि डेटा आपको क्या अवेलेबल है. ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन जो 1 थी हमारी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में ओपन हुई है, एच सी ओवर लैम्डा. नाउ इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर के ई, it will become, and by placing their values your kinetic energy will become 2.694 exponent minus 19 joule.
नाउ कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़रूर कन्वर्ट करेगा, इससे प्रैक्टिस रहेगी आपको. इट्स नॉट अवर SI यूनिट but it's in standard value unit. So the kinetic energy of fastest electron is 1.68 electron volt. Okay. Okay, now in this problem, a sodium surface is exposed to a light of wavelength 3 exponent minus 7 meter. If the work function of sodium metal is 2.46 electron volt, find the kinetic energy of the photoelectron and the cutoff wavelength. H is the Planck constant given and C is the speed of light. And this is the answer of this numerical. So first of all, in the data, so you have to search the data for the three things: for incident light, for material and for fastest electron. इन तीन चीज़ों का डेटा आपने पिक आउट करना होगा. इन तीनों चीज़ों की कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर प्रोवाइड विद दी वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो लाइट की हमें यहाँ पे क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है, लाइट की एनर्जी गिवन नहीं है. ओके. सिमिलरली वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मटेरियल, वर्क फंक्शन 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल. जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई विद द चार्ज, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, that is 1.6 exponent minus 19, so it is converted into joule. And find the kinetic energy of photoelectron. So fastest electron की आपने kinetic energy find out करनी है. So you have to search for the three things: material data, incident photon data and fastest electron data. Okay, and H is the Planck's constant, C is the speed of light, and you can also find the cutoff wavelength over there. So in the diagram you are provided with a diagram in a vacuum tube having two plates, electrodes, which are connected with the terminals of a battery. Okay, so when it is shined by light, electrons are ejected out, and the fastest electron is the red one, and I amount of current is flowing. So this is the model of the photoelectric effect. तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रेड वाला है, जो सबसे ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा है. डैट मीन्स इट इट्स इजेक्टेड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ अ मटेरियल. And you can also find its threshold or cutoff wavelength. Okay, now in the solution, so for Ke max, since we know that the equation of photoelectric effect is energy of photon is equal to work function plus kinetic energy of fastest electron or Ke max. So now according to data I will open this formula because we are provided with the wavelength of photons, so I can write photon energy in hc over lambda and work function is given over there, so I didn't open. वर्क फंक्शन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्क फंक्शन फाई नॉट ही रहेगा. और के ई मैक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्मूले को ओपन करना पड़ा. इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा यहाँ पे कि जो वैल्यू आपको जिस फॉर्म में गिवन है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन होती तो मैं HC ओवर लैम्डा भी यहाँ पे ओपन नहीं करता. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी रिक्वायरमेंट और इट्स डिपेंड अपॉन डेटा कि डेटा आपको क्या अवेलेबल है. ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन जो 1 थी हमारी, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में ओपन हुई है HC ओवर लैम्डा. नाउ इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर KE, it will become, and by placing their values your kinetic energy will become 2.694 exponent minus 19 joule. Now convert this value into electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़रूर कन्वर्ट करेगा, इससे प्रैक्टिस रहेगी आपको. इट्स नॉट अवर SI यूनिट but it's in standard value unit. So the kinetic energy of fastest electron is 1.68 electron volt. Okay.
Now for the cutoff wavelength, so using the equation of definition of work function, that phi is not is equal to hc over lambda naught, equate this value for lambda naught, it will become hc over phi naught. By placing their values, you will get your cutoff wavelength for that material is 5.053 exponent minus 7 meter. Okay, so this is the answer of this numerical. Okay, now next problem number 14. So when the light of wavelength 4000 angstrom falls on a metal surface having stopping potential 0.6 volt, find the value of work function of a metal in electron volt. Okay, so in the data you have to search for three things: material data, photon data, and fastest electron data. So here you are provided with the wavelength of light or photon, this 4000 angstrom converted into meter. 1 angstrom is equal to exponent minus 10 meter, and you have to find the work function in electron volt, and you are provided with the stopping potential of a fastest electron, that is 0.6 volt. Okay, H is given and C is also given over there. So when light is incident on that metal plate, electrons are ejected out, and here red one electron is the fastest electron. It can be stopped by applying potential 0.6 volt. Okay, now in the solution for work function, since we know the equation of photoelectric effect, energy photon is equal to phi naught plus Ke max. So here we open the formula of photon and kinetic energy, बिकॉज फोटोन का हमें यहाँ पर वेवलेंथ गिवन थी, फोटोन को हमने एच ओवर लैम्डा लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स इलेक्ट्रॉन जो है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन उसका हमें पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन था, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट की फॉर्म में ओपन कर दिया. नाउ इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर फाई नॉट, इट विल बिकम एच सी ओवर लैम्डा माइनस ई वी नॉट. By placing their values, you will get your work function in joule is 4.0125 exponent minus 19 joule, but in electron volt divided by the charge, it will become 2.51 electron volt. Energies ko you have to write in both unit joule and electron volt, whether they ask or not. Okay, now next problem is problem number 15. It's a very simple numerical. Find the cutoff wavelength of a given metal whose work function is 4.14 electron volt. So in the data you are provided with only material data over there. Work function is 4.14 electron volt, so convert it into joule by multiply with the charge of electron, and you have to find the cutoff wavelength over there, and H and C both are the constants, must be given in your question paper. So in the solution for cutoff wavelength, since we know that the definition of work function is phi naught is equal to hf naught or hc over lambda naught, equate for lambda naught. By placing their values, you will get your required cutoff wavelength is 5.053 exponent minus 7 meter. Okay, now next problem is problem number 16. The work function of photo emission surface is 4 electron volt. What would be the velocity of a fastest emitted electron by incident light of frequency 3 exponent 15 hertz? And its answer is 1.72 exponent 6 meter per second. In the data you have to search for three things: material data, incident light data, and fastest electron. So here the frequency of light is given, okay, and material work function is 4 electron volt in joule,
is multiplied with the charge of electron, and you have to find the maximum speed of fastest electron, velocity of the fastest electron. H and C are given over there. In the diagram you can see that when metal plate is shined by a line in the evacuated tube, then electrons are ejected out and current is flowing in the circuit, and the red color one is the fastest electron. So you have to find the speed of this red electron. Okay, now in the solution, for the work function, using the equation of Einstein equation of energy of photoelectric effect, energy of photon is equal to phi naught plus Ke max. Okay, now here we open that formula of energy of photon in HF. तो यहाँ पे फोटोन के हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो हमने फोटोन के फॉर्मूले को HF की फॉर्म में ओपन कर दिया, hc ओवर लैम्डा में ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी. वर्क फंक्शन ये रहा फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हाफ mv² की फॉर्म में ओपन कर दिया. नाउ इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी. अब हम इसको वेलोसिटी के लिए इक्वेट करेंगे. सो इट विल बिकम √2hf माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आएगा. बाय प्लेसिंग देयर वैल्यूज you will get your result, or the velocity of the fastest electron is 1.72 exponent 6 meter per second. तो फॉर्मूलों में जो हमने लिखे थे फोटोन का, वर्क फंक्शन के और काइनेटिक एनर्जी के, उन फॉर्मूलों को अगर आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपके न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे. बस ये देखना है आपने कि किस फॉर्मूले को ओपन करना है और किस फॉर्म में ओपन करना है, तो टाइम भी वेस्ट कम होगा, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका. Okay, now problem number 17. The work function of a certain metal is 3 electron volt when this metal is illuminated by infrared light of 1.2 exponent 15 hertz. Find the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Okay, now in the data you have to search for 3 things: material data, incident light data, and fastest electron data. So here you are provided with the photon frequency or light frequency f, and work function is 3 electron volt. In joule it will become 3 multiplied by 1.6 exponent minus 19 joule. And you have to find the kinetic energy of the fastest electron. H and C are given over there. You can see the diagram. When it is shined by infrared light, then electrons will be ejected, and you have to find the kinetic energy of this red or fastest electron. Okay, now in the solution, for Ke max, using the equation of Einstein equation of photoelectric effect, energy of photon is equal to phi naught plus Ke max. Now I open here only the value of photon. तो यहाँ पे सिर्फ हमने फोटोन की वैल्यू को ओपन किया है, वो भी सिर्फ HF में, बिकॉज हमें इसका जो डेटा गिवन था वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन था. वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन ही रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करनी है. नाउ इक्वेट फॉर Ke, and by placing their values you will get your Ke max in joule 3.156 exponent minus 19 joule. Now in electron volt it will become 1.9725 electron volt. So the basic condition of the photoelectric effect or the conditions of the photoelectric effect. So यहाँ बताया जाएगा कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या कंडीशन होती है, कब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका अकर हो सकता है. So if these conditions are satisfied,
then photoelectron will be ejected or emission can be take place. So the energy of photon must be greater than the work function. ये पहली कंडीशन है कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो ज़्यादा होगी मटेरियल के वर्क फंक्शन से, भले जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है. इसी बात को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी कह सकते हैं कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर दैन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मटेरियल, then photoelectric effect can be observed. थर्ड फॉर्म इसकी वेवलेंथ फॉर्म है. वेवलेंथ की फॉर्म में क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस देन दी कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ फॉर द मटेरियल, क्योंकि वेवलेंथ का एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है. जितनी किसी लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. यहाँ पे इनकी डिटेल्स हैं. वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. एफ नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मटेरियल एंड लैम्डा नॉट इज़ द कट ऑफ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मटेरियल. ओके, एंड फाई नॉट इज़ द वर्क फंक्शन फॉर मटेरियल. तो ये सारी डिटेल्स अगर सेटिस्फाई होंगी, ज़्यादातर जो है हम पहली वाली कंडीशन को यूज़ करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन को, बट डिपेंड करता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करेंगे कि लाइट की फ्रीक्वेंसी मटेरियल की थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए. सो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर एनर्जी बराबर भी होगी तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन देन रिकम्बाइन हो जाएगा. इसलिए एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर होनी चाहिए ताकि उसको नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी भी मिल सके, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी कर पाए. Okay, so this is the last problem of this topic, photoelectric effect, problem number 18. It's a quite difficult numerical. So before this numerical, you have in the last slide you can see that the condition of the photoelectric effect. Now you know the condition of photoelectric effect, that the amount energy of photon must be greater than the work function, then photoelectric emission can be observed or can be occurred. So the range of a visible light is 4000 angstrom to 7000 angstrom. That is you can see in the diagram that a visible light which contains red, yellow, vibgyor color is incident on a metal plate. Will photoelectron be emitted by a copper surface? So the surface is copper having work function 4.4 electron volt when it is illuminated by visible light. गिव द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ योर आंसर. तो इस सवाल में हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन गिवन है और एक विजिबल लाइट की रेंज गिवन है. ये इसका आंसर है, बट ये आंसर कैसे आया इसको अभी हमें देखना होगा. ठीक है. सो इन द डेटा इंसिडेंट लाइट फोटोन की हमें यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है और मटेरियल का हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन गिवन है. सो वर्क फंक्शन इज़ 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आप चाहें यू कैन राइट इनटू इट्स जूल ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लेट assume that the 4000 wavelength is lambda 1, 4000 angstrom. In meter it will become 4000 exponent minus 10 meter. Its energy is equal to E1, which is question mark. And similarly the wavelength of the 7000 angstrom, that is red light, and its energy will become E2 and its wavelength is in meter is 7000 exponent minus 7 meter. तो यहाँ पे विजिबल लाइट हमें गिवन है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम में, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब यू नो डैट द वेवलेंथ, जो मिनिमम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. सो द एनर्जी ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दी 7000 एंगस्ट्रॉम. तो हमें इन दोनों एनर्जीज़ पर ये चेक करना होगा कि ये एनर्जीज़ ऑफ लाइट अगर मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा आती हैं तो तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व हो जाएगा, अदरवाइज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं हो पाता बिकॉज द कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड. यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाती, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास कम आती है. अब हमें उसको यहाँ साबित करना है मैथमेटिकल प्रूफ के साथ.
So I am going to solve this numerical. We have to solve this numerical for the energies of photon. हमें E1 और E2 यहाँ पर एनर्जीज निकालनी होगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर कंपेयर करेंगे उससे वर्क फंक्शन से. अगर वो 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ गई फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. अगर कम आई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. ओके, नाउ नोट डाउन दिस डेटा केयरफुली. Okay, now first I am going to solve for the energy of the blue light of 4000 angstrom wavelength. Since we know the equation of photons energy E is equal to hf or E is equal to hc over lambda, so E1 will become hc over lambda 1. इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही कन्वर्ट कर रहा हूँ डिवाइड विद द चार्ज E. तो अब हमारा ये फार्मूला ऑफ फोटोन की एनर्जी का जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है. मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी भी हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए. ठीक है, ऊपर वाले फार्मूले का आपका आंसर जूल में आया था और नीचे वाले फार्मूले से आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द ब्लू लाइट 4000 exponent minus 10 meter, you will get your energy of the blue light is 3.11 electron volt. So this energy is quite less as compared to the work function of a material. So here the energy of light is smaller than the material's work function, that is E1 जो है वो less आ रहा है work function से, so no photoelectric effect will be occurred. अब 4000 वेवलेंथ जो ब्लू लाइट थी उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी भी जो है वो 4.4 यानी कि वर्क फंक्शन से कम आ रही है. तो जो सेकंड वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी तो और ज़्यादा कम आएगी. बट यू हैव टू फाइंड इट फॉर द मैथमेटिकल प्रूफ. उसको आप फाइंड ज़रूर करें, लेकिन आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा. बट मैथमेटिकल प्रूफ के लिए आपको उसकी वेवलेंथ से भी एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा, और उनके दरमियान जितनी भी वेवलेंथ होंगी किसी से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड. सिमिलरली फॉर द एनर्जी ऑफ द रेड लाइट दैट इज 7000 एंगस्ट्रॉम, so the equation of photon energy hc over lambda naught, in electron volt it will become hc over lambda 2 into charge of electron. By placing their values you will get your energy of red light is 1.775 electron volt. तो देख लें इसकी एनर्जी जो है वो और ब्लू लाइट से कितनी ज़्यादा कम आ रही है. तो वर्क फंक्शन से तो ये बहुत ही कम हुई. सो हेयर नो एनर्जी, द एनर्जीज ऑफ विजिबल लाइट आर स्मॉलर दैन दी मटीरियल्स वर्क फंक्शन. तो हम कह सकते हैं कि दोनों एनर्जीज़ जो हैं विजिबल लाइट की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सब वर्क फंक्शन ऑफ मटीरियल से क्या आ रही हैं, कम आ रही हैं. डैट इज़ E1 एंड E2 बोथ आर लेस दैन वर्क फंक्शन. सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी अकर्ड बाय द विजिबल लाइट. So this is the answer or reasoning answer of this numerical with mathematical proof. Okay class, so this is the end of this lecture, lecture number 3. I hope you will got it. If you have any query, any problem, you can ask me on my email. Okay class, in the next lecture I am going to discuss the energy of photon and the Compton's effect numerical. Thank you. Allah Hafiz.